Hello friends, today we are discussing four articles which is published on Hindu August 4, 2020. First article is a here on Article 370 and Kashmir myth making. It is written by Humpy Mon Jacob. The second article is a change that hit federalism inclusion. It is written by M.V. Tarigami. And the third article is a Hindu editorial time to unlock, and fourth article is published in Hindu a report. सो ये चार आर्टिकल हमने एक साथ लिए हैं क्योंकि इन सभी का टॉपिक कॉमन है और वो रिलेट करता है आर्टिकल 370 से। तो आर्टिकल 370 को किन वजह से एब्रोगेट किया गया और आर्टिकल 370 को हटाने के बाद किस तरीके के इफेक्ट हुए और अभी क्या वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी है, और आर्टिकल 370 के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट हम्पी मॉन जैकब और M.Y. थारिगामी ने दिया वो भी हमने कवर किया है। तो पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे क्या रीजन दिए गए। ये आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे जो कारण दिए गए उनमें से पहला कारण ये है कि आर्टिकल 370 को रूट कॉज ऑफ टेररिज्म माना जाता था, क्योंकि आर्टिकल 370 जिसे अगस्त 5, 2019 को हटाया गया वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे जिसकी वजह से वहां पर टेररिज्म काफी बढ़ रहा था, ऐसा आरोप लगाया गया। और दिस आर्टिकल 370 वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूइनिंग द J&K, स्टॉलिंग इट्स डेवलपमेंट, प्रिवेंटिंग प्रॉपर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एंड ब्लॉकिंग ऑफ इंडस्ट्री। सो आर्टिकल 370 की वजह से जो J&K की आर्थिक, पॉलिटिकल और जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट थे वो काफ़ी ख़राब हो रखे थे और उसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। और हमें देखते हैं कि जो एजुकेशन या हेल्थ केयर के सेक्टर में जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो पिछड़ापन था और वहाँ पर जो इंडस्ट्री नहीं आ पा रही थी, इन सभी के जो रूट काज था वो आर्टिकल 370 था, ऐसा आरोप लगाया जाता था। और ये एक आर्टिकल 370 एक कारण था, एक रास्ते का रोड़ा था जिसकी वजह से कश्मीरी का इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया से क्लोजर इंटरेक्शन या इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था। और ये ही इसकी वजह से वहाँ पर एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, मिलिटेंसी काफ़ी हो रही थी। और ये एक आर्टिकल 370 की वजह से पाकिस्तान को वहाँ पर अपने इविल डिजाइन को प्ले करने का एक मौका मिल रहा था। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्टिकल 370 भारत के यूनियन को वीकेन करता था। ये सारे आर्गुमेंट दिए गए आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, जिसे कि अगस्त 5, 2019 को थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हटाया गया। अब अगर हम इसको एनालाइज करें कि आर्टिकल 370 को जब हमने लास्ट ईयर अगस्त 5 को हटाया, उसके बाद वहां पर क्या हुआ, कश्मीर की अभी की सिचुएशन क्या है। तो हम ये देखते हैं कि जो कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी है वो एक साल के अंदर जब ये आर्टिकल 370 हट गया है तो उसमें किस तरीके के चेंजेस आए। तो हम ये देखते हैं जैसा कि एडिटोरियल में लिखा गया है टाइम टू अनलॉक, कि अभी भी वहाँ पर पॉलिटिकल जो वर्कर है और जो एक्टिविस्ट हैं उनका कंटिन्यूअस डिटेंशन चल रहा है। ठीक है,
at least 2 dozen politicians in J&K remained in detention. Some unnotified, मतलब कई लोगों को तो अननोटिफाइड है, लेकिन वो स्टिल दे आर अंडर डिटेंशन और J&K पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें डिटेन किया गया और कई लोगों को रिस्ट्रेन किया गया है और होम में वो लॉकडाउन कंडीशन में है। और नाइदर द J&K गवर्नमेंट नॉर सेंटर हैज रिलीज द लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लीडर हु वेयर डिटेन्ड लास्ट ईयर। तो अभी भी हमें ये कुल मिला के सही जानकारी नहीं है कि करीब कितने लोगों को, पॉलिटिकल लीडर्स, वर्कर्स या एक्टिविस्ट को, कितने लोगों को, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोगों को डिटेन किया गया है। और हम देखते हैं कि वहां पर 4G जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है मोबाइल की, वो बैन कर दी गई है। ठीक है। और इसके साथ एडिटोरियल कहता है कि जुडिशरी, द J&K हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट has not shown any alacrity to settle the constitutional and legal question raised before it। अब जो ये आर्टिकल 370 को जब एब्रोगेट किया गया तो उसको लेके कई लोग कोर्ट में गए, उसकी गवर्नमेंट की इस नीति की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज करने के लिए। ये क्वेश्चन अभी सुप्रीम कोर्ट के पास में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर सुनवाई इस पे करना है। तो यहां पर एडिटोरियल कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी हैज नॉट शोन एनी alacrity इस इशू को सेटल करने के लिए। तो यहां पर 2-3 चीजें उभर के आती हैं कि पॉलिटिकल वर्कर और एक्टिविस्ट बहुत सारे डिटेन्ड किए गए हैं और कितने किए गए हैं इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। 4G पर्टिकुलरली मोबाइल कनेक्टिविटी ऑफ 4G अभी भी बैन है और जुडिशरी ने इसको लेकर अभी इस पर काम, इसको संज्ञान पे लेते हुए अभी इस पर काम, सुनवाई चालू नहीं की है। लेकिन हिंदू में दूसरे किसी रिपोर्ट में जो वहाँ के एडवाइजर हैं RR भटनागर साहब, उनको कोट करते हुए कई सारी दूसरे पॉइंट भी बताए हैं कि वहां पर स्थिति कैसे चेंज हुई है। तो ग्राउंड रियलिटी ऐसी है वहां की कि कश्मीर में एक्सेप्ट 4G कनेक्टिविटी ऑन मोबाइल फोन, ऑल अदर नॉर्मल एप्लीकेशन पीपल आर एबल टू यूज। केवल 4G कनेक्टिविटी मोबाइल की बैन है, अदरवाइज 2G कनेक्टिविटी विथ लोअर स्पीड और हेल्थ और एजुकेशनल को हायर स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है। तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम केवल लोगों को है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कनेक्टिविटी की 4G हाई स्पीड कनेक्टिविटी की इशू नहीं है। हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑल आर हैविंग हाई स्पीड इंटरनेट। और गवर्नमेंट ने वहां पर जो लोकल लोगों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और लाखों की संख्या में लोग उसको ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। और एडवाइजर का कहना है, जो J&K के एडवाइजर हैं, फॉर्मर IPS ऑफिसर, कि वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, J&K पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, मिलिट्री एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्स, दे आर ऑब्जर्विंग ह्यूमन राइट्स, कि वहाँ पर उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा ह्यूमन राइट का कोई वायलेशन ना हो। और ये वहाँ पर इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है कि वहाँ पर जो पेंडिंग पंचायत इलेक्शन है वो फिर से कंडक्ट कराने के लिए माहौल अब सुटेबल हो रहा है। और उस डायरेक्शन में पॉलिटिकल जो वहां पर एक्टिविटी है वो चालू हो गई है और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लीडर को रिलीज कर दिया गया है
और जो नंबर ऑफ लोकल यूथ ज्वाइनिंग टेररिस्ट रैंक पोस्ट अगस्त 5th compared to the previous year showed a drop of 42%। तो इस साल में अगर आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो जो लोकल यूथ हैं जिन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है उसमें 42% का रिडक्शन देखा गया है। क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि जो वहां पर जो लोग जो यूथ टेररिज्म ज्वाइन करते थे उनको आइडोलाइज किया जाता था, उनका महिमा मंडल किया जाता था। वो चीजों को लेके गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं जिससे उनका महिमा मंडल बंद हो और वो दूसरे जो इनोसेंट यूथ है उनको इंस्पायर ना करें कि वो उस डायरेक्शन में जाए। तो ये एक गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया स्टेप है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ के लोकल यूथ अब टेररिज्म की ओर अग्रसर नहीं है और इसमें जो नंबर्स है उसमें हम 42% का रिडक्शन देखते हैं। और इसी डायरेक्शन में ये भी हम देखते हैं कि जो भी वहां पर मिलिट्री या एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन होते थे उसमें जो कोलेटरल डैमेज होता था सिविलियंस का वो भी बहुत कम हो गया और वो लगभग हाफ के अराउंड में आ गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। स्टोन पेल्टिंग इसी तरीके से जो वहां पर इंसिडेंट हुआ करता था प्रोटेस्ट के समय वो भी ऑलमोस्ट 2/3 डाउन हो गया है। और जो वहां पर जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे वहां के जो सेपरेटिस्ट लीडर थे वो जो बंद या हड़ताल का आह्वान करते थे उसको भी लेके वहां का पब्लिक का रिस्पांस काफी कम हो गया है। उनके बंद या हड़ताल के जो कॉल है उस पे लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उस पे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जो टेररिस्ट थे वहां पर वो काफी संख्या में मारे गए हैं। लास्ट ईयर करीब 148 टेररिस्ट किल्ड, 148 के करीब टेररिस्ट मारे गए हैं। और टेररिज्म की जो इंसिडेंट होते थे वो भी कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल 60% तक कम हो गए हैं। तो ये हम देखते हैं कि इसी डायरेक्शन में एक और फिगर है कि जो सिक्योरिटी फोर्स जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स हैं जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में जो उनकी कैजुअलिटी होती थी वो भी बहुत कम हो गई है। डिक्लाइन इन नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्स किल्ड दिस ईयर इज 40 कंपेयर टू 117। 117 लास्ट ईयर डाइड किए थे और इस साल केवल 40। तो आप देख सकते हैं कि टेररिस्ट काफी संख्या में किल हुए, उसी संख्या में उनके कंपैरिजन में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स के लोग थे उनकी कैजुअलिटी बहुत कम हुई। लोग वहां के लोकल यूथ ने टेररिज्म की तरफ जाना छोड़ा। गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट में लोगों ने बढ़ चढ़ के शामिल किए और वहाँ के जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो कनेक्टिविटी है वो है। और पंचायत जो पेंडिंग पंचायत इलेक्शन है उसके लिए कंडक्ट कराने के लिए सुटेबल कंडक्टिव माहौल वहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और जो बंद हड़ताल या जो स्टोन पेल्टिंग की जो एक्टिविटी थी उनमें बहुत कमी आ गई है। तो ये हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 के हटाने के बाद ग्राउंड रियलिटी इस तरीके से चेंज हुई। हालांकि अभी भी पॉलिटिकल वर्कर्स और एक्टिविस्ट डिटेन है, उनके नंबर्स भी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ मालूम नहीं है। और 4G कनेक्टिविटी भी मोबाइल के लिए बैन है। इसका भी एक रीज़न है क्योंकि ये बेसिकली 4G कनेक्टिविटी का दुरुपयोग होने की वजह से गवर्नमेंट ने वहाँ पर उसे बैन कर रखा है। अब हम आर्गुमेंट जो हम्पी मॉन जैकब ने दिया है कि हमें 370 आर्टिकल क्यों रखना चाहिए था, तो ये जो हम्पी मॉन जैकब साहब ने जो आर्टिकल 370 के पक्ष में जो आर्गुमेंट दिया अब हम उसको देखते हैं। तो उसमें उनका कहना यह है कि JNK वाज डूइंग मच बेटर अर्लियर, जब वो आर्टिकल 370 था, देन मोस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड द रीजन for JNK to do better
was land reform done in 50s। और वो लैंड रिफॉर्म इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि वहां पर आर्टिकल 370 था। तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट ये है कि जे.एंड.के भारत के अन्य राज्यों की तुलना में जो पैरामीटर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं, उनमें वो बेटर था। उसकी वजह वहां पर जो लैंड रिफॉर्म किया गया था 50s में, और वो लैंड रिफॉर्म इसलिए पॉसिबल हुआ था क्योंकि वहां पर आर्टिकल 370 एप्लीकेबल था। ऑथर का ये कहना है कि वहां पर जो हेल्थ और एजुकेशनल सेक्टर में जो जे.एंड.के स्टेट का जो पुअर परफॉर्मेंस था, उसकी एक वजह दूसरी थी। उसकी वजह आर्टिकल 370 का होना नहीं था। तो यहां पर दो चीजें हैं, ऐसे पैरामीटर जिसमें जे.एंड.के वाज डूइंग गुड, द रीजन वाज आर्टिकल 370, और ऐसे पैरामीटर जिसमें जे.एंड.के अच्छा नहीं कर रहा था, जैसे कि हेल्थ या एजुकेशनल, उसके लिए आर्टिकल 370 रिस्पॉन्सिबल नहीं है एज पर ऑथर। मतलब आपको समझ में आया कि जे.एंड.के वाज डूइंग better on those parameter where other states of India was not doing well. It was because existence of article 370 and poor health and educational sector where J&K was not doing well. As per author, it is not due to article 370. So both things are there. It is up to you to see author's argument रिगार्डिंग एक जो आर्टिकल 370 के वो हटाने के पीछे जो एक रीजन दिया गया था कि वहां पर लैंड का एक्विजिशन, क्योंकि वहां पर लैंड जो था वो दूसरे स्टेट के लोग एक्वायर नहीं कर सकते थे, और उस लैंड की वजह से वहां पर लैंड की, चूंकि आप लैंड का स्वामित्व तो आपके पास में नहीं है, उसकी वजह से वहां पर कोई इंडस्ट्री या कोई दूसरे भारत के दूसरे प्रांत से लोग वहां पर जाकर अपना कोई इंडस्ट्री या कोई बिजनेस चालू नहीं कर सकते थे। उसके लिए ऑथर का कहना है कि लैंड अवेलेबल था, उसके लिए आर्टिकल 370 का कारण नहीं था, क्योंकि वो लैंड प्राइवेट कंपनी अगर कोई वहां पर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है तो वो लीज में ले सकती थी वहां के लोकल लोगों से, जिनकी जो लैंड ओनिंग पर्सन या इंस्टीट्यूशन है जे.एंड.के के लोकल, उनसे वो लीज में लेके वो अपना बिजनेस चालू कर सकते थे। और पीएसयू के लिए शुरू से प्रॉब्लम नहीं था। तो ऑथर का लैंड को लेके भी आर्टिकल 370 वाज नॉट ए प्रॉब्लम एज पर ऑथर ओपिनियन। लेकिन इसके बाद भी वहां प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं आ रही थी, वहां पर रोजगार नहीं बढ़ रहा था, वहां की इकोनॉमी दूसरे सेक्टर में ग्रो नहीं कर रही थी। तो उसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट नहीं होने के पीछे का रीजन ऑथर कहते हैं कि मिलिटेंसी थी, जो वहां का लॉ एंड ऑर्डर और जो मिलिटेंसी जो थी, उसकी वजह से वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमी फ्लोरिश नहीं हो रही थी। और यहां पर जो मिलिटेंसी थी वो वजह थी, ना कि आर्टिकल 370। तो हम यहां पर ऑथर का आर्गुमेंट को देखें तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ड्यू टू मिलिटेंसी, नॉट ड्यू टू आर्टिकल 370। लैंड एक्विजिशन was not a problem because land acquisition was not a problem or hindrance because of article 370, and J&K was better off in those parameters compared to other state of India due to article 370। तो ये सारे हम आर्गुमेंट यहां पर देखते हैं।
दूसरा एक जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि सेंटर ने जेएंडके में काफी पैसा डाला, गवर्नमेंट के द्वारा काफी पैसा, जो सेंटर मनी जो वहां पर जेएंडके में ये देता था, उसको लेके भी ऑथर का कहना है कि वो मनी भी का उपयोग बेसिकली वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट की जो ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी है उनकी सैलरी, उनके पेंशन के लिए यूज होता था या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता था, और वो वहां की लोकल स्टेट की इकोनॉमी में उसका कोई खास रोल नहीं रहता था। तो मतलब जो सेंटर के द्वारा जो वहां पर डिस्प्रपोर्शनेटली जो जेएंडके में पैसा दिया जाता था या जो इकोनॉमिक पैकेज वहाँ के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अनाउंस करती थी और जो फंडिंग होती थी, उससे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोग की संख्या में लोग वहाँ के लोकल निवासी काम करते हैं, उन लोगों को फायदा होता था और वो बेसिकली गवर्नमेंट मशीनरी को रन करने के लिए वो पैसा यूज होता था। वो पैसा वहाँ के लोगों पे या वहाँ के लोकल लोगों पे या लोकल इकोनॉमी में को इम्प्रूव करने के लिए यूज नहीं होता था, ऐसा ऑथर का आर्ग्यूमेंट है। और इन सब चीजों के बाद भी जो जो जेएंडके ने कई पैरामीटर्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और ये सारी चीजें जेएंडके स्टेट ने दी आर्टिकल 370 के रहते हुए। और स्टेट वेल बीइंग, बेटर इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट ड्यू टू मनी और इकोनॉमिक पैकेज प्रोवाइडेड बाय सेंटर। तो ऑथर का ये कहना है कि जो अचीवमेंट था जेएंडके स्टेट का, वो अचीवमेंट उनके फेवरेबल कंडीशन जो आर्टिकल 370 ने उन्हें प्रोवाइड किया था उसकी वजह से था। उसमें सेंटर के द्वारा जो इकोनॉमिक पैकेज या मनी जो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती थी, उसका कोई खास रोल नहीं था। फिर यहां पर ऑथर ये कहते हैं कि जो कश्मीर को लेके जो एक मिथ मेकिंग की गई है, एक मिस इन्फॉर्मेशन या एक परसेप्शन जो क्रिएट किया गया है पूरे इंडिया में, उसमें बहुत सारे परसेप्शन गलत हैं। जैसे कि एक परसेप्शन, पॉपुलर परसेप्शन ये है कि कश्मीरीज आर ट्रबल मेकर और सिंपैथाइजर ऑफ टेरर। ये भी एक रॉन्ग परसेप्शन कश्मीरी लोगों के लिए क्रिएट किया गया। अब एक पॉइंट ऑथर कहते हैं कि जो आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे एक रीजन दिया गया था कि ये आर्टिकल 370 कश्मीर के डेवलपमेंट में एक बाधा के तौर पे है, क्योंकि उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रहा है, और भी कई सारे पॉइंट थे। तो ऑथर का कहना है कि डेवलपमेंट होने से वहां पर मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी। डेवलपमेंट विल नॉट डिफीट मिलिटेंसी, बिकॉज वहां की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट के कॉम्प्लेक्स रीजन है। डेवलपमेंट विल नॉट defeat militancy and insurgency because Kashmir conflict is complex function of historical grievance, politico-ethnic demands, increasingly religious radicalization, and Pakistan unrelenting interference in the Kashmir Valley। तो आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे जो रीजन था कि वहां पर अब डेवलपमेंट तेजी से हो पाएगा, उसको ऑथर निगेट करता है, उस आर्गुमेंट को ऑथर नहीं मानता है। और वो ऑथर का कहना यह है कि वहां पर जो मिलिटेंसी है उसके रीजन कॉम्प्लेक्स हैं, उसका एक हिस्टोरिकल रीजन है, हिस्टोरिकल ग्रीवियंस है, और वहां पर जो पॉलिटिको इथनिसिटी को लेके जो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है या इंडिविजुअल जो डिमांड्स हैं, लद्दाख रीजन या जम्मू रीजन या कश्मीर रीजन, और किस तरीके से वहां पर
रिलीजियस रेडिकलाइजेशन हुआ है और पाकिस्तान का कैसे वहां पर कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस है। तो उसके मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, उनको केवल डेवलपमेंट के थ्रू सॉल्व नहीं किया जा सकता है। और भारत के इस कदम का, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस कदम का, आर्टिकल 370 को हटाने का, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, एक्टिविस्ट हैं, सेपरेटिस्ट लीडर हैं, उसकी वजह से वो अनहैप्पी हैं, डिससेटिस्फाइड हैं और डिसग्रंटेड है। और ओवरऑल ऑथर का कहना यह है कि आर्टिकल 370 जरूरी था और इट वाज यूजफुल फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहां पर अगर हम आर्गुमेंट देखें ऑथर के, तो ऑथर आर्टिकल 370 के रखने के पक्ष में है। और उनका ये कहना है कि जो जेएंडके ने जो डेवलपमेंट किया है, या जो जेएंडके की बेटर पोजीशन है कई सारे सेक्टर्स में, वो आर्टिकल 370 की वजह से है। और जो कमियां हैं उसके लिए आर्टिकल 370 रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लैंड भी वहां पर प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबल है थ्रू लीज, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए तो पहले से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पर इन्वेस्टमेंट ना होने के पीछे जो कारण है वो है वहां की मिलिटेंसी, और वो मिलिटेंसी की जो प्रॉब्लम है उसके लिए आर्टिकल 370 वहां पर रहने से भारत को फायदा होता है। लेकिन वो आर्टिकल 370 हटा देने से अब वहां की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वहां की कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हमें दिक्कत होगी, क्योंकि ये कदम से वहां के जो लोकल पॉपुलेशन है, रिलीजियस, जो वहां पर जो सेपरेटिस्ट या जो मेन स्ट्रीम के जो लीडरशिप हैं, वो सभी अनहैप्पी हैं। और गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा वहां पर भेजा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसा भेजा जाता है, वो वहां की लोकल इकोनॉमी को लगता नहीं है, बल्कि वो वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, स्टेट लीडरशिप, स्टेट मशीनरी को रन करने में यूज होता है। तो वहां पर सेंटर के द्वारा जो इकोनॉमिक पैकेज है उसका लोकल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो आर्टिकल 3 से ऑथर का फाइनली अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो ऑथर वाज is in favor of keeping article 370 because it is useful as per author understanding for resolution of conflict. अब इसी लाइन में हम एम.वाई. थविगामी का आर्गुमेंट देखते हैं। तो उनका आर्गुमेंट ये है कि वो इमोशनल एस्पेक्ट जो है इन सारी चीजों को लेके, जो जेएंडके की जो पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन, वो उसका इमोशनल जो एस्पेक्ट है इस पर ऑथर ने फोकस किया। इसमें दो चीजें उभर के आती हैं, एक जो डेवलपमेंट, जो डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं, और फेडरलिज्म, ये दो चीजों के ऊपर ऑथर ने फोकस किया है। तो उसमें जो डेमोक्रेटिक जो फेथ है, डेमोक्रेसी के ऊपर जो फेथ है लोगों का, और जो डेमोक्रेटिक राइट जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी में, ऑथर का कहना है कि जो वहां पर कंटिन्यूस डिटेंशन हो रहा है जो पॉलिटिकल लीडर्स का, एक्टिविस्ट का, वो लोगों का फेथ अंडरमाइन कर रहा है डेमोक्रेसी से और उनके डेमोक्रेटिक राइट के ऊपर में से। सो कंटिन्यूस डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर एंड वर्कर has undermined the democratic right of people, and author says कि without respect of democratic right of people, peace will not come in the state. क्योंकि लोगों को डेमोक्रेसी में विश्वास होना चाहिए और लोगों के डेमोक्रेटिक राइट का रिस्पेक्ट और ऑनर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती हैं तो लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर से विश्वास हट जाएगा और ये चीजें मिलिटेंसी को ब्रीड करेंगी। इस सिलसिले में ऑथर का कहना है कि जो पास्ट एक्शन थे, जैसे कि वहां पर पहले जो जेएंडके की स्थिति थी,
कि वहाँ पर किस तरीके से वन पार्टी का रूल चलता था, किस तरीके से वहाँ पर इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाता था, और किस तरीके से अपोजिशन पार्टी को ग्रो करने से रोका जाता था, या ह्यूमन राइट का वायलेशन होता था, या सिविल लिबर्टी किस तरीके से सिविल लिबर्टी को लेके किस तरीके से वहाँ प्रतिबंध था। ये सारी चीजें लोगों का जो फेथ है डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेटिक नॉर्म से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर में से जो उनका फेथ है वो खत्म किया, मतलब उसको अंडरमाइन किया। और इसी वजह से एक इमोशनल जो एक अटैचमेंट है कश्मीरी लोगों का रेस्ट ऑफ द इंडिया से, और एक जो इंटीग्रेशन होना चाहिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी और एक कॉन्स्टिट्यूशन से, वो नहीं हो पाया। और ये सारी चीजें एक तरीके से स्टम्बलिंग ब्लॉक थी उस प्रोसेस का, जिसमें कि कश्मीरी इमोशनली एंड पॉलिटिकली इंटीग्रेट हो पाते रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो ये बेसिकली उनकी जो आइडेंटिटी को लेके जो थ्रेट था, या एक जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, क्योंकि वन पार्टी रूल या फिर लैक ऑफ सिविल लिबर्टी, ह्यूमन राइट वायलेशन या लैक ऑफ अपोजिशन स्पेस, वो सारा चीज जो है वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया मिलिटेंसी के लिए। फिर अगर हम इस लाइन में आगे देखें तो हम ये देखते हैं कि जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें तो आर्टिकल 370 उसके वायलेशन में नहीं था कि वहां पर एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर वहां पर एक सेपरेट फ्लैग हो। वो सारी चीजें अगर हम उसको एज ए पार्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म में अगर उसको हम असिमेट्री के तौर पे समझने का प्रयास करें और एक ब्रॉड डिफिनीशन ले फेडरलिज्म की, तो आर्टिकल 370 कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म allowing J&K separate flag and constitution within Indian Union, which will represent asymmetry, which is India integral to the Indian federal experience। और ये जो आर्टिकल 370 की वजह से जो असिमेट्री थी, इसने इंडियन यूनियन को एज पर ऑथर ओपिनियन इंडियन यूनियन को स्ट्रेंथन ही किया, और उसकी वजह से वहां पर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हो पाया, और एक पॉलिटिकल प्रोसेस वहां पर मेन स्ट्रीम लीडरशिप पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा स्टार्ट हो पाया। और जो एक लोगों की जो एक रिक्वायरमेंट थी, जो एक रिकॉग्निशन की, जो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी इथनिसिटी को लेके या एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेके, वो जो एक रिकॉग्निशन जो था थ्रू आर्टिकल 370, उससे लोगों को मतलब इंडियन यूनियन को फायदा ही हुआ, ऐसा ऑथर का कहना है। तो आर्टिकल 370 इज एन एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म ऑफ इंडियन यूनियन, और इसको हम एज ए एसिमेट्री कंसीडर कर सकते हैं। और अगर हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखें फेडरलिज्म का, तो उसमें ये एक एसिमेट्री के तौर पे था, जो कि J&K को एक यूनिक दर्जा प्रोवाइड कराता था, लेकिन विद इन इंडियन यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब चूंकि वो नहीं है और अब पावर को डिवोल्यूशन करना है, तो उस पावर के डिवोल्यूशन के लिए ऑथर का ये रिकमेंडेशन है कि जो वहां के 3 रीजन है, जम्मू का रीजन, कश्मीर वैली का रीजन और लद्दाख का रीजन है, वहां पर पॉलिटिकल पावर को जो डिवोल्यूशन है वो जस्ट और इक्वल तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो इंट्रा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे उभर के आएगा। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, और इसमें कई सारे आर्गुमेंट हैं बोथ पक्ष में और विपक्ष में,
और हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद वहाँ पर किस तरीके से ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई है फॉर द बेटर, लेकिन स्टिल अभी भी कई सारे इश्यूज वहाँ पर हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन है, और वो भारत की डेमोक्रेसी, भारत की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और उन सारी चीज़ों के लिए भी एक चैलेंज है जिसको इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट को रिजॉल्व करना है। और अगर इन सारी ऑथर्स के आर्गुमेंट देखें तो हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 370 का के पक्ष में इन्होंने बोला है और उससे बताया कि आर्टिकल 370 की वजह से हमें क्या क्या फायदा थे। तो with this I conclude the analysis of today's articles. I hope this analysis will prove helpful to you to improve your understanding of the topic. Thank you.